नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। देहरादून में आज से उत्तराखंड विधानसभा की 3 दिवसीय सत्र का आगाज हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सत्र की शुरुआत हुई। सुबह राज्यपाल की अभिभाषण खत्म होने के बाद अब 3 बजे से सत्र एक बार फिर से शुरू हुआ, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कोरोना के कारण अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना जताई और वहीं कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने वाले वॉरियर्स को भी शुभकामनाएं दी। जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पहले 4 महीने का लेखानुदान पेश किया। धामी ने सदन के पटल पर 4 महीने के लिए 21,116 करोड़ का लेखानुदान पेश किया। देखिए, अगले 4 महीनों के लिए 21,000 करोड़ से अधिक का लेखानुदान आज प्रस्तुत किया गया है, जिसमें हमारे कुछ संकल्प भी हैं जो हमारी पार्टी ने पहले लिए थे। हम उन संकल्पों पर भी काम करेंगे और जो सरकार के पहले तरह से जो क्रियाकलाप है, कार्यक्रम हैं चल रहे हैं, उनके लिए जो धनराशि इस लेखानुदान के माध्यम से आज आनी है, वो लेखानुदान यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में करारी हार के बाद अब पार्टी में हार पर मंथन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने न तो अभी तक प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर सहमति बनाई और न ही नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नवनिर्वाचित विधायक सुमित हृदय ने कहा है कि अनुशासन को लेकर कांग्रेस को बीजेपी से सीखना चाहिए, लेकिन जिस तरह बीजेपी में हर बात पार्टी फोरम पर रखी जाती है और बीजेपी हाईकमान का निर्णय ही सर्वमान्य होता है, कांग्रेस को ये सीख लेने की जरूरत है। फिर विधायक दल की समूची बैठक होगी तो उसमें कई चीजें और बाहर निकल के आएंगी। नहीं, देखिए, सब प्रतिभावान है, सब दावेदारी पेश करने का पूरा हक है, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी से कुछ तो हमें सीखना ही पड़ेगा। वहाँ पे जो मंत्रिमंडल बना, कुछ बना, चाहे उसमें जो भी लोग आए, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी दोबारा बनाए गए और वो हार चुके थे चुनाव, लेकिन वहाँ पे किसी ने मुखर होकर कोई बयान नहीं दिया। तो ये तो देखिए, जो हाईकमान का आदेश हो वो सर्वमान्य होना चाहिए। अब उसके बाद अगर हाईकमान एक निर्देश दे दिल्ली से, कई हम सब जितने लोग हैं, चाहे मैं अपनी माता जी की बात करूं, चाहे मैं सुमित हृदय की बात करूं, हम सब लोगों को ये जो आज अवसर मिला है विधानसभा में जाने का, विधायक बनने का, ये हमारी पार्टी ने दिया। तो जो पार्टी का हाईकमान है, उनका जो निर्देश है वो सर्वोपरि होना चाहिए। और उसके उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सत्तापक्ष पर आरोप लगाया है। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने 1 घंटे का मौन उपवास रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह उत्पीड़न केवल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने सत्ता के खिलाफ वोट दिया है। कार्यकर्ताओं को पुलिस जब चाहे पकड़ ले जा रही है, उन पर केस भी दर्ज किए जा रहे हैं। मैं हरिद्वार ग्रामीण में जिस तरीके से विपक्ष के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, उससे बहुत आहत हूँ, बहुत उद्वेलित हूँ। लोकतंत्र में पार्टियां चुनाव जीतती हैं, हारती हैं। सत्ता निरंकुश होकर यदि उनके विरोध में काम करने वालों को प्रताड़ित करेगी तो इससे लोकतंत्र कमज़ोर होता है। हरिद्वार ग्रामीण में चुनाव के परिणाम आने के दूसरे दिन से ही कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर विशेष तौर पर और सामान्य लोगों पर भी, महिलाओं पर, गरीब तबके के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। छोटे बच्चों को उठा करके थाने में बिठा दिया जा रहा है। एक डर का वातावरण पैदा किया जा रहा है। उसके खिलाफ मैंने ये अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए 1 घंटे का मौन उपवास रखा था और मैं समझता हूँ सत्तारूढ़ दल इस बात का कॉग्निजेंस लेगा और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकेगा। क्या लगता है सर, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं सत्ता पक्ष की उसमें हो रही हैं, या क्या कारण क्या? बिल्कुल सत्ता की देखरेख में हो रही है, नहीं तो पुलिस को क्या पड़ी है, ऐसे करने लग जाएंगे और दूसरों की क्या पड़ी है। सत्ता की देखरेख में हो रही है और जिन लोगों ने विरोध में काम किया उनको दंडित किया जा रहा है।
आज आपने 1 घंटे का मौन व्रत रखा सर, यदि एक सांकेतिक है, एक प्रतीकात्मक है। अपना आक्रोश व्यक्त किया मैंने, लेकिन अब आगे ज़रूरत पड़ेगी तो पार्टी से और लोगों से भी बातचीत करेंगे इसको। जहां एक और पर्यटक सीजन नजदीक आ रहा है, लेकिन इसी बीच माल रोड में यमुना मसूरी पेयजल योजना का कार्य कछुआ गति से हो रहा है, जिसके चलते व्यापारियों और स्थानीय निवासियों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं पेयजल निगम के अधिकारियों का कहना है कि 3 महीने के भीतर ये योजना पूरी हो जाएगी। इसी कड़ी में आज माल रोड पर पेयजल लाइन का निरीक्षण करने अधिशासी अभियंता सुजीत विकास ने कार्य का जायजा लिया और संबंधित ठेकेदार को कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पेयजल योजना का कार्य 3 महीने के भीतर पूरा कर दिया जाएगा। साथ ही माल रोड पर 5 अप्रैल के बाद डामरीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पेयजल योजना से मसूरी वासियों को 2053 तक लाभ मिलेगा और मसूरी में पानी की किल्लत पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि शीघ्र ही NH से भी परमिशन मिल जाएगी और इस परियोजना को और अधिक गति के साथ पूरा किया जाएगा। वहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन परिवार ने बताया कि योजना मसूरी वासियों के लिए है और अधिकारियों से वार्ता कर योजना को शीघ्र पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी विकास योजना के लिए थोड़ा बहुत परेशानियां होती है, लेकिन उसका लाभ दूरगामी होता है। मेथड है, ये यमुना से पानी आना है इसमें। और अभी हम लोग माल रोड पे काम कर रहे हैं। माल रोड में पिछले 28 दिनों में लगभग हम लोगों ने 3.5 किलोमीटर लाइन डाल दिया है। 100 मीटर लाइन है जो हम लोग नेक्स्ट 2 दिन में डाल देंगे। 2 दिन के बाद यहाँ पे पाइपलाइन डालने का काम पूरा हो जाएगा। रोड रजिस्ट्रेशन का जहाँ तक बात है, WBM का कार्य हो गया है सभी जगह। ब्लैक कारपेट करना है। ब्लैक कारपेट हम लोग 5 तारीख के बाद से, क्योंकि अब टेम्परेचर ठीक हो गया है, तो 5 तारीख के बाद हम लोग 4 दिन या 5 दिन में ब्लैक टॉप कर देंगे, ताकि आपके यहाँ पे कोई धूल गंदगी जो उड़ रही है ये सब ना हो जाए। कहना चाहेंगे सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि सीज़न को देखते हुए जो अभी जो पाइपलाइन का काम है वो जो बैरियर टू बैरियर हो गया है, वहीं पे इसको अभी फ़िलहाल स्टॉप कर दिया जाएगा। इससे आगे का काम जो है सीज़न के बाद किया जाएगा। दूसरा पहलू है कि जो यहाँ पर पाइपलाइन बिछी है और उसकी वजह से जो मिट्टी और जो यहाँ पे पर्यटकों को दिक्कत हो रही है, निश्चित ही हम मानते हैं कि चाहे दुकानदार हो चाहे पर्यटक हो, सभी लोग इससे परेशान हैं। लेकिन एक पहलू हम और भी देखें कि जहाँ इतनी बड़ी योजना आने वाली है और 50 साल तक इसको लाभ जो है मसूरी की जनता और पर्यटक को मिलेगा, तो वहीं हमने अभी यहाँ पर यहाँ के एक्शन जल निगम के एक्शन सुजीत विकास जी आए हैं, उनके साथ उनकी जेई आए हैं, टीम आई है। तो मैंने उनसे यही कहा है कि आप अतिशीघ्र जो है इसको स्वेलिंग करके और इसका जो ब्लैक कोट होना है इसको ब्लैक कोट कर दीजिए। उनके चीफ रसूई जी का कहना था कि यदि हम बहुत जल्दी इसको ब्लैक कोट करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये अभी पूरी तरह से इसे जितना इसको दबना चाहिए नहीं दबा है। तो हमने कहा है कि आप फिलहाल ब्लैक कोट कर दीजिए, हो सकता है कि कहीं पे। पौड़ी जिले के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन से एक और गढ़वाल के बढ़े क्षेत्र को पर्यटन और माल ढोने के लिए एक बड़ी सौगात मिलने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर इस रेलवे लाइन के निर्माण से स्थानीय ग्रामीणों की हर तरह की समस्या आ रही है। पौड़ी में रामपुर कांडी मरुगुण क्षेत्र के कई गांवों में इस योजना के निर्माण से जल स्रोतों के सूखने से भयंकर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। साथ ही परियोजना निर्माण की कार्यकारी संस्था L&T द्वारा प्रयोग होने वाले केमिकल के ग्रामीणों के खेतों में जाने से खेती भी बर्बाद हो रही है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि रेलवे के संबंधित अधिकारियों और रेलवे की निर्माणकारी संस्था L&T के बार बार अनुरोध करने पर भी उनकी पेयजल समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा, जबकि यह इलाका ऋषिकेश बद्रीनाथ पैदल यात्रा मार्ग का मुख्य पड़ाव भी है। हमारे गांव में पानी का एकमात्र सहारा यही है, हमारा पुष्पैनी पानी है ये। और यहाँ यात्रा लाइन चलती थी हमारी, तो यहाँ पानी सब लोग पीते थे, सभी जो भी यात्री लोग पीते थे, हम लोग पीते हैं। और यहाँ ऊपर 3-4 गांव का पानी, मरगुण का पानी ये है, रामपुर का पानी ये है, रामपुर छट्टी का पानी ये है, और पूरी यात्रा लाइन का पानी है ये। लेकिन ऐसा है कि अभी मतलब 1.5 हफ्ते हो गए यहाँ बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। 1.5 हफ्ते से बिल्कुल एक बूंद पानी। देखिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, ये तो देखने वाली चीज है। किनके कारण से आपका पानी का स्रोत बंद हुआ है? ये ऐसा है, रेलवे बोर्ड से जब से ये काम हुआ है, इनका शुरू हुआ है, तब से ये पानी धीरे धीरे कम होता गया।
और अब तो बिल्कुल ही हो गया, 1-1.5 हफ्ते से बिल्कुल पानी बंद हो गया। मेरी 45 साल की उम्र है और ये लगातार यहाँ पे 2 इंच से ऊपर पानी आता था, लेकिन अभी 1 हफ्ते से यहाँ पर पानी बंद हो चुका है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पे रेलवे विभाग अपनी सुरंग और टनल बना रहा है, जिसके कारण ये पानी एकदम लुप्त हो चुका है। हम लोगों के पास पानी पीने के लिए कहीं भी कोई भी स्रोत नहीं है। आज मोदी जी की योजना है हर घर जल हर घर नल, लेकिन हमारे पास प्राकृतिक स्रोत ही नहीं बचा है, तो हर घर जल कहाँ से आएगा? महोदय, अगर ये पानी हमें उपलब्ध नहीं हुआ, बिना पानी के हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। अगर पानी उपलब्ध नहीं हुआ तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसके पास हमारे पास यहाँ कोई भी विकल्प नहीं है पानी का। और अगर प्रशासन और कार्यदायी संस्था इस कार्य को हमें पानी उपलब्ध नहीं कराती है, तो हम कल ही इसके लिए भूख हड़ताल आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए कार्यदायी संस्था तथा प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ भी अनहोनी या किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा होता है, तो प्रशासन और कार्यदायी संस्था इसके लिए जिम्मेदार रहेगी। रामपुर ग्राम पंचायत है विकास खंड कोट की, तो वहाँ पर मोतेनिया लग्या कांडी नाम की एक ग्राम है। तो वहाँ पर अभी शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है कि वहाँ पर पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है और वहाँ तो कुछ कार्य भी चल रहा है रेलवे के माध्यम से, LNT के माध्यम से। अभी वहाँ के जो अधिकारीगण हैं उनसे वार्ता किया है। पेयजल संस्थान के अधिकारियों को, जो अधिशासी अधिकारी है, उनको निर्देश दिया है कि वहाँ पे तत्काल जाकर वहाँ पर निरीक्षण करेंगे और पेयजल योजना को सुचारू करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है उससे मुझे अवगत कराएंगे। जो अन्य जानकारी मुझे मिला है कि अभी उस ग्राम पंचायत को घुड़दौड़ी पेयजल योजना के साथ भी जोड़ा गया है, ताकि वो पंपिंग स्कीम है और उसका भी DPR भी सैंक्शन हो गया है, तो उसका अग्रिम कार्रवाई अभी गतिमान है। तो मैं आशा करता हूँ कि जैसी योजना पूर्ण हो जाएगी, जनता की जो पानी की समस्या है उसमें लाभ भी मिलेगा। और हाल फिलहाल के लिए मैं वहाँ पर एक्शन जल संस्थान को और LNT को निर्देश दे रहा हूँ कि वो पानी की समस्या का समाधान करने के लिए या तो टैंकर की व्यवस्था करेंगे अथवा जो भी वहाँ पे जल स्रोत है उनका पुनरुज्जीवन करने के लिए भी। दुनिया का सबसे बड़ा स्वस्तिक श्री मणि रत्नम यत्न जोशीमठ के ज्योतिर्मठ में जल्द ही स्थापित कर दिया जाएगा। द्वारिका शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने बताया है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वस्तिक श्रीमणि रत्नम यंत्र है। ये 4 फुट बड़ा और 500 किलो वजन का है। उन्होंने बताया कि इस स्वस्तिक श्रीमणि यंत्र में सभी को मनोकामना उनकी पूर्ण होती है और उसकी मनोकामना पूर्ण करने की क्षमता भी इसमें है और ये दुनिया का दुर्लभ स्वस्तिक है। करके उसकी पूजा करने से सकल कामनाओं की सिद्धि होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और यंत्र जितना छोटा होता है तो यंत्र के प्रत्येक कोण में अलग अलग देवियों का निवास है, तो उनकी पूजा करने में उतनी ही कठिनाई होती है। इसलिए लोग सोचते हैं कि यंत्र अगर बड़ा होता तो वहाँ पर हमको एक एक देवी का स्थान कल्पित करके उसकी पूजा करने में सरलता सुगमता होती, इसीलिए बड़ा बनाया जाता है। लेकिन स्फटिक मणि जो है ये जमा हुआ पानी है। जैसे आपके हिमालय में पर्वत की श्रृंखलाओं के ऊपर बर्फ़ जम जाती है, पानी जम जाता है, थोड़ा कठोर हो जाता है, उसी तरह से धरती के अंदर अगर वही बर्फ़ पड़ी रह जाए तो कहते हैं कुछ हज़ार या कुछ लाख वर्षों में वो पत्थर हो जाता है। तो उसी को जब खोदा जाता है तो वो स्फटिक के रूप में निकलता है। तो ये स्फटिक मणि इतना विशाल पत्थर कोई निकले फिर उसमें से तराश करके इतना बड़ा श्रीयंत्र बनाया जाए तो ये थोड़ा दुर्लभ होता है। इसलिए श्रीयंत्र तो स्फटिक में बहुत मिल रहे हैं, आप इंटरनेट पर भी देखेंगे तो उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन वो 2 इंच 3 इंच 5 इंच के होते हैं। लेकिन 4 फुट ऊंचा 500 किलो के करीब के वज़न का ये तो थोड़ा कठिन होता है। तो हम लोगों ने तो ये श्रीयंत्र इतना विशाल स्फटिक शिवलिंग कभी ये श्रीयंत्र कभी देखा नहीं। हमारे इस बात के कहने का आधार यही है कि ये विश्व का एकमात्र सबसे विशाल स्फटिक श्रीयंत्र है, क्योंकि हमने न सुना। बुलेटिन में फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी से कुमाऊं को जोड़ने वाली काठगोदाम कलसिया पुल के निर्माण में तेजी लाने के लिए कुमाऊं कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं।
आपको बता दें कि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत पुल का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि पुल निर्माण में तेजी के साथ साथ गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कार्यदायी संस्था को 12 अप्रैल तक हर हालात में पुल को चालू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि करीब 28 करोड़ की लागत से क्षतिग्रस्त हो चुके पुल बन जाने से हल्द्वानी से पहाड़ को जोड़ने वाली सड़क को काफी राहत मिलेगी। ट्रैफिक भी बाधित ना हो, तो इसको देखते हुए बेली ब्रिज लगाने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। और आज मैं जो NH डिपार्टमेंट है और जो संबंधित और डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं उनको लेकर यहाँ पे आया हूँ और ये तय हुआ है कि इसमें काम दिन रात होगा और 12 तारीख को इसमें जो ट्रैफिक है वो चलने लगेगा। इसकी मॉनिटरिंग मैं पर्सनली कर रहा हूँ और मैंने डिपार्टमेंट से कहा कोई दिक्कत हो मुझे बताएं। डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा पर्यटन के लिए होना ही चाहिए, इसमें टाइमिंग वाली बात पे बहुत ध्यान रखना होता है और विशेषकर ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो कि क्रिटिकल है ट्रैफिक के लिए, तो इसको हम पर्सनली देखेंगे और 12 अप्रैल की डेडलाइन जो है इसको सुनिश्चित करवाएंगे। अल्मोड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल नकली आधार कार्ड से सिम कार्ड लेकर खाते में 11,18,000 रुपए की साइबर ठगी करने वाले को पुलिस ने संभल उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। थाना द्वारहाट में 16 फरवरी 2022 को रमेश चंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इसको जिला अल्मोड़ा द्वारा अपने SBI बैंक खाते से 11,18,000 रुपए की धोखाधड़ी होने के संबंध में FIR पंजीकृत किया गया था। ओशन जोशी पुलिस उपाध्यक्ष ऑपरेशन द्वारा मामले में धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों को तलाश और गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार दी जा रही दबिश टीम द्वारा मोहम्मद आसिफ पुत्र अब्दुल गफूर को मधुबन होटल के पास से संभल उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। पंजाब के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि जल्द ही पंजाब यूनिवर्सिटी की जो शिक्षा है वो कर्जा मुक्त होगी। तो चलिए अपने उत्तराखंड में खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की यातायात व्यवस्था फिलहाल पटरी पर आती नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए अल्मोड़ा परिवहन डिपो में निर्माणाधीन अंतर राज्य बस अड्डा पिछले 7 सालों से बजट के अभाव में अधूरा है। साल 2016 में कांग्रेस की सरकार के समय करीब 16 करोड़ की लागत से इस बस अड्डे का निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन अभी तक लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सरकार की अनदेखी के चलते निर्माण कार्य फिलहाल बंद है। वहीं एक बार फिर जनता ने सरकार से आस लगाई है कि इस बस अड्डे को इसका निर्माण फिर से शुरू कर जनता को राहत दी जाए। पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इस यहाँ पर अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण के लिए कार्रवाई शुरू करी और जिसका बजट इन्होंने 16 करोड़ के आसपास रखा। 2016 में इसकी शुरुआत हुई और आज 2022 चल रहा है, अभी तक इसका निर्माण नहीं हुआ। धनाभाव के कारण कभी 1 करोड़ कभी 2 करोड़ से इसकी थोड़ी थोड़ी करके कार्रवाई शुरू हो रही है, जिससे काफ़ी अल्मोड़ा की जनता को भी परेशानी हो रही है और हमारे बस संचालन को भी परेशानी हो रही है। हम चाहते हैं जल्दी से इसका निर्माण हो और बसों को इधर उधर अव्यवस्थित ढंग से खड़ा न करने पाए, जिससे सारे लोगों को जो अल्मोड़ा की स्थिति है। डाक कर्मियों ने धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन 12 सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी की। कर्मियों के हड़ताल पर जाने की वजह से डाक घर पहुंचे लोगों को बिना काम हुए ही वापस लौटना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से कर्मचारी डाकघर में हफ्ते में 5 दिन काम लागू करने, NPS को बंद, पुरानी पेंशन बहाल कर GDS कर्मचारियों के लिए गठित कमलेश चंद्र कमेटी सिफारिशें लागू करने की मांग की है। रही है तो समस्त सरकारी विभाग भेजे जा रहे हैं। इन सब को रोकने के लिए और हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जैसे आपकी NPS है, इसको बंद कर दिया जाए, हमें ओल्ड पेंशन दी जाए और जो हमारे जो पोस्ट हैं, खाली पोस्ट पड़ी हैं बहुत समय से, उनको भरा जाए और इस तरीके से जो विकेंद्रीकरण है, कोई चीज़ बड़े हमारे जो डिपार्टमेंट्स में है उनको तोड़ के हर जगह पे छोटे छोटे कर्मचारियों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और उसके बारे में कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है और उनके विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं किए जा रहे हैं। हमेशा उनको दबाया जाता है, शोषण किया जाता है और इसी क्रम में
प्रदेश सरकार द्वारा जिला विकास प्राधिकरण को पूरे तरीके से खत्म करने की मांग को लेकर अल्मोड़ा गांधी पार्क में सर्वदलीय संघर्ष समिति के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रबुद्ध नागरिकों ने कहा कि विकास प्राधिकरण को निरस्त करने के बजाय सरकार इस पहाड़ के विकास विरोधी है। साथ विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आम जनता परेशान हो रही है। साथ ही प्रबुद्धजनों ने नई सरकार से इस प्राधिकरण को खत्म करने की अपील की। अब सरकार बन गई है, इसलिए फिर से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सर्वदलीय संघर्ष समिति के तत्वाधान में ये धरना फिर से चल रहा है। हमारी लगातार ये मांग रही है कि जिला स्तरीय विकास कार्यालय से तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है और विशेष रूप से नगर निकायों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उनकी आमदनी जो थी, जो मानचित्र स्वीकृत करने के कारण उनको मिलती थी नगर क्षेत्र में, उस आमदनी से उन्हें वंचित होना पड़ा है और इस तरह से नगर पालिकाओं की आय भी घट गई है। तो हमारी ये मांग है कि अधिकार नगर पालिका क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार नगर निकायों को दिया जाए, जैसे कि पहले से व्यवस्था चली आ रही थी। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।